वरुण को बहुत तेज भूख लग रही होती है और उसका कुछ देसी और चटपटा सा खाने का मन कर रहा होता है। तभी वो अपनी बीवी रिद्धि से बोलता है। रिद्धि, चटपटा सा बढ़िया खाने के लिए कुछ बना दो ना, बड़ा मन कर रहा है। कुछ देसी और चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा बताओ क्या बनाओ? नूडल, पास्ता, क्या खाना पसंद करोगे तुम? वही बना देती हूँ। कुछ भी बना दो यार, बस कुछ ऐसा बना दो जिसे खाकर मजा आ जाए, स्वाद ही स्वाद आ जाए। तो ठीक है, मैं आपके लिए फटाफट से इटालियन पास्ता बना कर लाती हूँ, वो भी एक्स्ट्रा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ। इतना कहकर रिद्धि रसोई में जाती है और जल्दी से इटालियन पास्ता बनाना शुरू कर देती है। पूरे जोर जबरदस्त मसाले के साथ रिद्धि बढ़िया सा इटालियन पास्ता बनाती है और वरुण को खाने के लिए दे देती है। और वरुण जैसे ही पास्ता का पहला चम्मच मुंह में डालता है तो उसका गंदा सा मुंह बन जाता है और वो बोलता है, ये क्या है यार, एकदम फीका है। इसमें बस चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो का स्वाद आ रहा है। अरे कुछ मजा तो आ ही नहीं रहा है इसे खाने में। वरुण ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ कमला आ जाती है और कमला बोलती है, अरे ये क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। मैंने रिद्धि से कुछ बनाने को कहा तो वो इटालियन पास्ता बना कर ले आई। इसमें मुझे जरा भी स्वाद नहीं आ रहा है। ये बहू भी ना, कभी चाइनीज, कभी इटालियन, कभी थाई फूड, पता नहीं क्या क्या बनाती है, लेकिन जो भी बनाती है गंदा ही बनाती है। तो आप ही बना लो ना फिर अच्छा खाना माँ जी। जाओ लगा लो इसमें भी अपना देसी तड़का। अरे देसी तड़का हर खाने की जान होता है। ला तू मुझे ये पास्ता दे दे, मैं इसी को एकदम बढ़िया पास्ता बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर कमला रसोई में जाती है और पास्ता में दोबारा से देसी स्टाइल में तड़का लगाकर उसे बढ़िया से मसाले के साथ लबालब करके उस पर नींबू छिड़क देती है और गर्मा गर्म पास्ता लाकर वरुण को देती है। वरुण जैसे ही पास्ता खाता है तो वो आंखें बंद करके उसके स्वाद में खो जाता है और बोलता है, इसे कहते हैं असली मजा, देसी मजा। बहुत ही बढ़िया बनाया माँ, ये पास्ता सच में मजा आ गया। मैं यही स्वाद ढूंढ रहा था। अरे बेटा, तेरी माँ को सब पता है कि तुझे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। हाँ, दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। मेरे हाथ का तो कुछ भी बनाया हुआ इन्हें पसंद ही नहीं आता। इतना कहकर रिद्धि अपने पैर धमकते हुए वहाँ से चली जाती है और वरुण मजे से चटपटा देसी मसाले वाला पास्ता खाता है। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिद्धि बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है और लाकर टेबल पर रख देती है। तभी वहाँ कमला आती है और बोलती है, बहू ये सब क्या है? इतना सारा सामान क्यों लेकर आई है? माँ जी, मैं कुछ नया बनाने का ट्राई करना चाहती हूँ, इसलिए सब कुछ लेकर आई हूँ। पर क्या बनाने वाली है ये तो बता। मैं जिलेटो बनाने वाली हूँ। ये कैसा अजीब सा नाम है? कोई खाने की चीज है या फिर बिजली का सामान है? अरे खाने की ही चीज है माँ जी, इटालियन आइसक्रीम है ये। हाँ, मैंने इसकी बहुत सारी रील्स देखी है और अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखी है और अब बस मेरे अंदर इसका क्रश चढ़ा हुआ है और मैं इसे जल्दी से बनाऊंगी। जिलेटो। जा जा बना ले, पता नहीं आए दिन तू बस सामान का नुकसान ही करती रहती है, बनता तो तुझसे कुछ है नहीं। मैं बना लूंगी और इस बार पक्का मैं बहुत अच्छा इटालियन फूड बनाऊंगी, आप देख लेना। हाँ। इतना कहकर रिद्धि वहाँ से उठकर चली जाती है और अगले दिन रिद्धि अपने लाए हुए सामान से जिलेटो बनाना शुरू करती है। काफी घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रिद्धि की बनाई हुई इटालियन जिलेटो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। रिद्धि जल्दी से ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाकर वरुण और कमला को दे देती है और वरुण आइसक्रीम को देखकर बोलता है, रिद्धि, तुमने पहले इसका टेस्ट चखा है?
नहीं, मैंने सिर्फ देखा है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अपने मुंह क्या मिट्ठू बनना बहू, ये तो खाकर ही पता चलेगा कि कैसी बनी है और कैसी नहीं। मुझे तो खाते डर सा लग रहा है माँ। पहले आप खाकर देखो ना कैसी बनी है। अरे बेटा, मुझे क्यों फंसा रहा है? मुझे तो वैसे भी इसके हाथ का कुछ। मैंने इतनी मेहनत करी है और आप लोग ऐसे बोल रहे हो। जल्दी से खाकर बताइए ना कि कैसी बनी है। रिद्धि की बात सुनकर दोनों माँ बेटा एक साथ से लड्डू खाते हैं और एक चम्मच उठाकर अपने मुंह में डालते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी रिद्धि बोलती है, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बहुत अच्छी बनी है ना? मुझे पता है, इसलिए आप दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बहू, एक काम कर, तू इसे खाकर देख, तुझे भी तो पता चले कि ये कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। जल्दी से मुंह खोलो। वरुण के कहने पर रिद्धि मुंह खोलती है और वरुण अपने हाथों से रिद्धि की बनाई हुई इटालियन आइसक्रीम का एक चम्मच रिद्धि के मुंह में डाल देता है और रिद्धि उसी टाइम उल्टी कर देती है और बोलती है, छी, ये क्या बनाया है? इतना गंदा स्वाद है इसका। तुमने ही बनाया है। अब पता चला कि तुम्हारी बनाई हुई चीजों का स्वाद कैसा होता है। मुझे तो पहले ही पता था कि बहू का इटालियन खाना या फिर खुद को सूली चढ़ाना एक ही बात है। रिद्धि, तुम इटालियन छोड़ो और इंडियन खाना बनाने पर ध्यान दो। कम से कम उसे बनाने में तो परफेक्ट हो जाओ। इतना सामान लेकर आई थी कल बाजार से, सब सत्यानाश कर दिया। कुछ बचा है या नहीं? बचा हुआ है, आइसक्रीम बनाने का थोड़ा बहुत सामान तो है ही। तो जो बचा है ना, उससे मैं आइसक्रीम बनाकर दिखाऊंगी, तब तुझे पता चलेगा कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। ऐसे ही अगले दिन रिद्धि के लाए हुए सामान से कमला आइसक्रीम बनाती है और आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा स्वाद बनती है। दिन गुजरते जाते हैं, रिद्धि आए दिन नए नए तरीकों से नया नया खाना बनाती है, लेकिन आए दिन बेचारी के एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं और कभी भी उसके हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ कमला थोड़ी बहुत चीजों से ही जो भी बनाती थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता था। ऐसे ही एक दिन रिद्धि खाना नहीं बनाती है, तभी उसके पास कमला आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, खाना नहीं बना रही? बाहर से खाना मंगवाया है क्या आज? नहीं माँ जी, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रसोई का कोई भी काम नहीं करूंगी। रसोई का काम नहीं करोगी? पर क्यों, क्या हो गया? मैं इटालियन बना लूं, चाइनीज बना लूं, इंडियन बना लूं, पंजाबी, गुजराती, कोई भी खाना बना लूं, सारी चीज उलट पलट ही बन जाती है मुझसे। तो इसका क्या मतलब है बहू? तो इसका मतलब साफ साफ है माँ जी कि खाना बनाना मेरे हाथों में लिखा ही नहीं हुआ है। तो फिर मैं घर के सारे बाकी काम कर दूंगी, आप रसोई की जिम्मेदारी ले लो। पागल हो गई है क्या बहू? अब इस उम्र में मैं कैसे रसोई में खड़े होकर इतना सारा काम कर सकती हूँ? और अगर काम मुझे ही करना था तो फिर तेरे होने का क्या फायदा है? अब मेरे हाथों के खाने का रिजल्ट तो आप जानती ही है ना माँ जी। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपको वैसा ही खाना खाना है या फिर खुद से खाना बनाना है। गोल गोल जलेबी जैसी बातें सुनकर कमला का सर घूमने लग जाता है। तभी थोड़ा सोचने के बाद कमला बोलती है, तू रसोई में खाना भी बनाएगी और एकदम बढ़िया खाना बनाएगी। पर मैं खाना बनाऊंगी क्यों जब मुझे कुछ आता ही नहीं? तो अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी, देसी भी और विदेशी भी। फिर देखती हूँ तेरे हाथों से स्वाद का खाना बनता है या नहीं बनता। कमला की बातें सुनकर रिद्धि हाँ में हाँ मिला देती है और अगले ही दिन से कमला अपनी बहू की कुकिंग क्लासेस लगाना शुरू कर देती है। अब जैसा जैसा रिद्धि फोन में देखती है, वैसा ही कमला देशी विदेशी हर तरीके का खाना बनाना रिद्धि को सिखाती है। करीबन 1 महीना गुजर जाता है और रिद्धि अब खाना बनाने में बहुत परफेक्ट हो जाती है। ऐसे ही एक दिन घर पर वरुण के कुछ दोस्त आते हैं और रिद्धि अपने हाथों से इटालियन पास्ता
और बहुत सारी देशी विदेशी चीज बनाकर उसमें देसी तड़के और फ्लेवर डालती है, जिसे खाकर वरुण और उसके सभी दोस्त खाने की खूब तारीफ करते हैं। और सभी के बीच बैठा हुआ वरुण का एक दोस्त उसे बोलता है, मान गए भाभी जी, आपके हाथों के खाने के आगे तो सारे रेस्टोरेंट फेल हैं। भाई, किसी मास्टर शेफ से लेकर आया है क्या भाभी को? तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे बन गया। रिद्धि, सब कुछ तुमने ही बनाया है ना? यकीन नहीं आता तो माँ जी से पूछ लो, सब मैंने ही बनाया है। अरे हाँ बेटा, सब कुछ रिद्धि ने बनाया है। मैंने खुद उसे देखा ये सब कुछ बनाते हुए। भाई, भाभी तो कमाल हैं। अब से मैं हर संडे आया करूंगा भाभी के हाथ के खाना खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जब चाहे आ जाना। मैं आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। फिर बाद में वरुण के सारे दोस्त चले जाते हैं और सभी से खाने और उसकी बीवी की इतनी तारीफ सुनकर वरुण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, रिद्धि, ये सब कैसे हो गया? आज तक तो तुम हमें अपना इटालियन चटपटा खाना खिलाने के नाम पर उबला हुआ खाना खिला रही थी, तो आज ये करिश्मा कैसे हो गया? बस हो गया है कोई मेरा गुरु, जिसने मुझे अपनी छत्र छाया में लेकर मास्टर शेफ बना दिया है। अब तुम चिंता मत करो, देसी हो या विदेशी, हर खाने में देसी स्वाद आएगा। इतना कहकर रिद्धि अपनी सास की तरफ देखकर आंख मारती है और दोनों सास बहू मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। और फिर कभी इटालियन चटपटे खाने के नाम पर किसी को भी रिद्धि के हाथ का बना हुआ बोरिंग और बकवास खाना बिल्कुल नहीं खाना पड़ता। वैसे तो निशा ने अपने मायके में अपनी भाभी के खाने को लेकर उसकी खूब बेइज्जती की थी, लेकिन अब बारी आती है निशा की रसोई की। शर्मा निवास की बेटी निशा और बहू बेटा विनोद और काजल रहा करते थे। हाल ही में कुछ दिनों में निशा की शादी हुई थी और बात कुछ ऐसी थी कि सुबह निशा के ससुराल कॉल आता है और बबीता अपनी समधन यानी कि निशा की सास मंजू से फोन पर बातें करते हुए कहती है, राम राम बहन जी, और बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? हाँ बहन जी, सब बढ़िया है। आप बताइए कि कैसे याद किया आपने? कहीं निशा से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना, जिसकी शिकायत करने के लिए आपने मुझे फोन किया हो? अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं कोई जालिम सास थोड़ी हूँ। मैं तो अच्छी संस्कारी सास हूँ। मैं अपनी बहू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को न्योता देने के लिए फोन किया है ताकि आप लोग आए और पकवान खाएं। सारे रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, तो आप भी तो रिश्तेदार हो। अरे पर निशा की तो पहली रसोई हो चुकी है ना, फिर दोबारा क्यों ये सब? अरे बहन जी, बहू की पहली रसोई तो हो चुकी है। यह तो बस मेरा मन था कि फिर से एक बार रसोई की रस्म करूं, तो 8 बजे तक आ जाइएगा आप लोग। बस मेरे मन की इच्छा हो रही थी कि सभी रिश्तेदारों को घर बुला के खाना खिलाऊं और उनका सम्मान करूं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या था, निशा के मायके वाले निशा को एक बार फिर से होने वाली रसोई की रस्म में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर सास अपनी बहू को कुछ पैसे देते हुए कहती है, काजल बहू, ये ले पैसे, मार्केट जाकर कुछ मिठाइयाँ और फल वगैरह खरीद ला। परसों हमें निशा के ससुराल जाना है। निशा की सास ने हमें खाने पर न्योता दिया है। क्या माँ जी, निशा के ससुराल वालों को निशा के हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है क्या, जो वो लोग बार बार निशा की रसोई पर सबको न्योता दे रहे हैं? अरे हो सकता है कि निशा की सास को निशा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता हो, इसीलिए वो बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को अपने घर पर न्योता दे रही हो। क्या माँ जी, आप तो सच्चाई अच्छे से जानती हो कि निशा कितना बेस्वाद खाना बनाती है। अरे उसके हाथ का खाना तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। देख, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे क्या लगता है कि खाना सिर्फ तुझे ही बनाना आता है? अरे मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो उसकी सास ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। और एक तू है, जब भी तेरे मायके वालों के पास फोन जाता है तो तेरी शिकायत के लिए ही जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी, कि आप मेरी हर छोटी छोटी बात को मेरे मायके में पहुँचा देती हो। वैसे निशा की किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसे ससुराल वाले नहीं मिले। तुझसे जितना बोला जाए ना उतना ही बोला कर। मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना मार्केट से मिठाई और फल लाने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने बोला है ना तुझे। काजल पैसे लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है। कल की कुछ तैयारियों के लिए वो मिठाई और फल वगैरह खरीदने लगती है।
ऐसे ही शाम को काजल मिठाई और फल लाकर निशा के ससुराल जाने की सारी तैयारियां कर लेती है। काजल मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रही थी। पता नहीं किस्मत कहाँ कब किसका साथ देने लग जाए। जब तक मेरी ननद यहाँ थी तब तक उसने हर दिन मेरे बनाए हुए खाने में खूब कमी निकाली, और आज उसके ससुराल में उसके हाथ के बने हुए खाने की इतनी तारीफ हो रही है कि उसकी सास बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को खाने पर न्योता दे रही है। अरे जिसे ठीक से चाय बनाने नहीं आती, उसके हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को कितना अच्छा लग रहा है। सच में किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है मेरी ननद के ऊपर। ऐसे अगले दिन काजल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर निशा के ससुराल जाते हैं। ससुराल जाते ही काजल अपनी ननद को देखकर खुश हो जाती है और गले लगा लेती है, जैसे कि पहले में कुछ हुआ ही ना हो। निशा अपनी भाभी को देखकर थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। अरे आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करवाती हूँ। अरे समधन जी, यहाँ तो सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, बाकी के रिश्तेदार कब आएंगे? हमको ज्यादा ही जल्दी आ गए क्या? अरे नहीं समधन जी, मैंने बस खास लोगों को ही बुलाया है, जैसे कि आप लोग। आपके अलावा कोई नहीं आने वाला है। आप लोग आइए और बैठिए, बहू आकर खाना परोस देगी। अच्छा, तो यानी कुछ स्पेशल बनवाया है आपने आज हमारे लिए। चलो इसी बहाने आज कुछ बढ़िया बढ़िया खा लेंगे हम अपनी बिटिया के हाथ का। हाँ बहन जी, इंतजार कीजिए आप। निशा की सास की बातें सुनकर काजल समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। ऊपर से निशा का मुंह भी बना हुआ है। काजल निशा के साथ निशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्या बात है निशा, सब ठीक तो है ना? अचानक से तुम्हारी सास ने हम सबको खाने पर क्यों बुलाया है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं भाभी, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपसे ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि शादी से पहले मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आज जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अरे तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बात करने का, अगर कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। भाभी दरअसल बात ये है कि मेरे ससुराल में हर कोई मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकालता है, क्योंकि मैं भी इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए तो मेरी सास ने आप लोगों को खाने का न्योता दिया है, ताकि आप लोग मेरे हाथ का बेकार खाना खाए, कि आप लोगों को पता चले कि मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो ये है मतलब। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगी और आज सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होगी। काजल निशा की सास और अपनी सास के साथ किसी बातचीत में उलझा देती है और खुद निशा के साथ रसोई में जाकर अपनी ननद की रसोई संभालने लगती है। देखते ही देखते काजल और निशा मिलकर सारा खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। काजल चुपके से अपनी सास और निशा की सास के पास जाकर बैठ जाती है, ताकि किसी को शक ना हो कि खाना काजल ने बनाया है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद निशा सभी के लिए खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद हर कोई निशा की तारीफ कर रहा था। तभी मंजू निशा से कहती है, वैसे आज इतना बदलाव कैसे आ गया बहू तेरे अंदर? आज से पहले तो तूने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया, इसीलिए मैंने तेरे परिवार को बुलाया था, ताकि उन्हें पता चले कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। लेकिन तूने ऐसा खाना बनाया ना, तूने दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों को आपकी बेटी की गलती दिखा रही थी, लेकिन मैं खुद गलत साबित हो गई। आंटी जी, चीजों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता ही है ना। मैं भी जब अपने ससुराल आई थी तब मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। मुझे खाना बनाना मेरी सास ने ही सिखाया था। हाँ भाभी, मैंने जो भी कुछ बनाना सीखा है अपनी सास से ही सीखा है। मेरी सास मेरी माँ के समान है और उनकी बोली हुई हर बात मेरे सर आंखों पर है। इस तरह ननद भाभी मिलकर रसोई को संभाल लेते हैं और अपनी सास और अपने रिश्तों को भी बिगड़ने नहीं देते। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद काजल और निशा दोनों फोन पर खूब बातचीत किया करते, जहाँ ननद अपनी रसोई को कैसे संभालते हैं वो सीखती और खाना कैसे बनाया जाता है ये सभी बातें वो निशा से जान लेती, और इसके बाद वो खुद भी अच्छा खाना बनाने लगती है और अपनी रसोई खुद संभालती है। कुंती देवी अपनी बहू और बेटी में बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी। कुंती जितना काम अपनी बहू से करवाती थी उतना ही काम अपनी बेटी से करवाती थी। ये सब देखकर कुंती की बेटी शिल्पा को बड़ा ही गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू ज्योति को पास बुलाती है और कहती है, बहू एक काम कर, टेबल पे मेहंदी रखी है, मेहंदी ना मेरे बालों पे लगा दे। कई दिन हो गए मेहंदी नहीं लगाई बालों में। पर मम्मी, आपको पता है ना किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं,
पहले वो धो लूं क्या? ये बता, शिल्पा क्या कर रही है? दीदी तो किसी से फोन पे बातें कर रही हैं। शायद उनके दोस्त का फोन आया है। अच्छा, तो एक काम कर, तू बर्तन वर्तन रहने दे, तू मेरे बालों में मेहंदी लगा दे। ज्योति अपनी सास की बात मानकर अपनी सास के बालों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। तभी सास अपनी बेटी शिल्पा को आवाज देती है। शिल्पा तुरंत आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो तुम? किचन में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, अगर फोन चलाना हो गया हो ना तो चुपचाप जाके ना बर्तन धो ले, फिर उसके बाद घर की सफाई करनी है। जब देखो फोन ही चलाना आता है इनको। अरे ये सब काम तो आप भाभी से भी करवा सकती हो ना। क्या फायदा इनका यहाँ आने का जब मुझे ही घर का सारा काम करना पड़े। ये कोई घर की नौकरानी है क्या कि सारा काम इसी से करवाऊंगी? मैं दोनों को एक समान मानती हूँ तो एक समान ही काम करवाऊंगी दोनों से। अगर ज्योति झाड़ू लगाएगी तो शिल्पा पोछा लगाएगी, अगर शिल्पा खाना बनाएगी तो ज्योति बर्तन धोएगी। किचन और घर का काम तुम दोनों ही करोगी और बराबर करोगी। अरे मम्मी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अरे तुम इनकी सास हो तो सास बन के रहो ना, ये माँ बनने की कोशिश मत करो। और तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड की मम्मी अपनी बहू के साथ ऐसे रहती है जैसे कि वो हिटलर सास हो। मुझे किसी की तरह बनने का ना कोई शौक नहीं है। वैसे भी मेरे पास बेटी है, अगर मेरी बेटी कल किसी और के घर जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा, और उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो फिर मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर प्यार से रहे। अगर मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की सास अच्छी हो और मुझे भी एक अच्छी सास बन के रहना होगा। शिल्पा को अक्सर ही इन्हीं सभी बातों से अपने भाभी से चिढ़ हो जाया करती थी। धीरे धीरे करके शिल्पा के मन में अपनी भाभी को लेकर नफरत पैदा हो गई थी। शिल्पा गुस्से में किचन में जाती है और बर्तन पटक पटक कर साफ करने लगती है। शिल्पा बर्तन आराम से धो, क्या कर रही है? बर्तन ऐसे टूट जाएगा। अगर कोई सा भी बर्तन टूटा ना मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को सास अपनी बहू ज्योति को लेकर मार्केट में सब्जियां लेने चली जाती है। इसी बीच शिल्पा घर पर अकेली होती है। घर में थोड़े से काम भी पड़े हुए थे। ये देखकर शिल्पा को गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो लगता है ना जैसे मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर में बेटी होने का तो कोई सुख ही नहीं मिला मुझे। जब तक भाभी नहीं थी तब तक मैं घर का सारा काम किया करती थी, और जब ये भाभी आ गई है तो उनके साथ मिलकर काम करो। जिंदगी तो झंड हो गई है मेरी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। सास बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने बहू को सोने का झुमका दिलाया था और शिल्पा के लिए भी वो चांदी की पायल लेके आई थी। सास अपनी बहू और बेटी दोनों को झुमका पायल देते हुए बोलती है, शिल्पा बेटा, ये देख मैं तेरे लिए पायल लेके आई हूँ, देख कैसी है। वो सब तो ठीक है माँ, पर भाभी को इतना महंगा झुमका दिलाने की क्या ही जरूरत थी आपको? अरे जो पैसे आप इन पर खर्च करती हो वही पैसे आप मुझे दे दिया करो ना। ये तो इस घर की बहू है और एक बहू के ऊपर ऐसे फालतू के खर्च करने की ना कोई जरूरत नहीं होती है माँ। तू अपनी माँ को मत सिखा, तू अगर दूसरे घर जाएगी ना तब तेरे को पता चलेगा। कभी कभी तो लगता है ना कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है, दुश्मन। क्या बात कर रही हो दीदी, तुम तो ऐसी बातें करती हो कभी कभी जैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसी सास मिली है, और तुम्हारी भी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसी माँ मिली है जो इतनी समझदार है, जिन्हें रिश्ते निभाने की सूझबूझ है। अरे बस बस रहने दो, मुझे तुमसे बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी खतरनाक हो। मन ही मन मेरे खिलाफ मेरी माँ के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ही भरती रहती हो। ऐसे ही समय बीत जाता है। दोनों ननंद भाभी में आज तक कभी प्यार से कोई बातचीत नहीं हुई थी। दोनों शुरू से ही एक दूसरे से दूर दूर रहा करती थी। ऐसे ही सास अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। सास अपनी बेटी का रिश्ता रोहित नाम के लड़के से पक्का कर देती है और कुछ ही महीनों बाद उन दोनों की शादी करवा देती है। शिल्पा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद शिल्पा के ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। शिल्पा की सास अक्सर ही अपनी बेटी का सपोर्ट किया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही होती है। इसी बीच शिल्पा की सास बबीता शिल्पा से कहती है, शिल्पा बहू, ओ शिल्पा बहू, जा
मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए चाय बना कर ले आ। वो सब तो ठीक है सासू माँ, पर आप अपनी बेटी को भी तो बोल सकती हो ना चाय बनाने के लिए। मैं देख रही हूँ वो कब से आराम से फोन चला रही हैं। अरे मेरे घर में भी मेरी भाभी रहती थी, पर फिर भी मेरी माँ, मेरी भाभी और मेरे में कोई भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन आप हो जो हमेशा ही अपनी बेटी बहू में भेदभाव करती रहती हो। अरे तो क्या हो गया, मेरी बेटी को भी तो दूसरे घर जाना है ना, और जब तक वो यहाँ पे है ना, उसे आराम मिलना चाहिए। बेचारी शिल्पा मुंह बनाकर चुपचाप किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बबीता और प्रिया खूब सारे कपड़े बाथरूम में रख देती है और शिल्पा से कहती है, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जाकर सारे हाथ से धो लियो, क्योंकि मुझे मशीन के धोए कपड़े ना पसंद नहीं आते हैं। अगर कपड़े हाथ से ही धोने हैं तो अपनी बेटी को बोलो ना कि वो मेरी मदद करे। आखिर अकेले मैं कब तक करती रहूंगी। क्यों, मैं तो इस घर की सास हूँ ना, तो एक सास होने के नाते अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करना तो मेरा फर्ज बनता है। और मुझे तो ये सब तूने और तेरी माँ ने ही सिखाया है कि बहुओं के साथ ना ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। बबीता की बात सुनकर शिल्पा का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। तभी बबीता शिल्पा से कहती है, देख, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर नौकर भी है, पर तूने कभी ये सोचा है कि तेरे आते ही मैंने नौकर को क्यों निकाल दिया? क्योंकि तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तेरे बारे में सब कुछ तेरी माँ ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, तो मैं तुझे सुधारना चाह रही थी। तूने ही अपनी माँ को कहा था ना कि सास को सास बनकर रहना चाहिए, और अब जब मैं तेरे साथ ही सास वाला बर्ताव कर रही हूँ तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे माफ कर देना सासू माँ। आपने और मेरी माँ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये सही किया आप लोगों ने मेरे साथ। शायद इसी बहाने मेरी आंख तो खुल गई। सही कहा है किसी ने, जब खुद पर बीतने लगती है ना, तभी इंसान को समझ आता है। और आज मुझे समझ आ चुका है कि एक बहू को सास की नहीं बल्कि एक माँ की जरूरत होती है। चल कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है कि तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। इस बार तो जब भी अपने मायके जाएगी अपनी भाभी से माफी जरूर मांगियो, क्योंकि तूने उन्हें कभी भी अपनेपन का एहसास नहीं कराया है। ऐसे ही अब शिल्पा को समझ आ जाता है कि उसने अपनी भाभी के साथ जो किया वो बहुत गलत था। इसीलिए इस बार जब शिल्पा अपने मायके जाती है तो वो अपनी भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, और इतना सब होने के बाद शिल्पा पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।